क्या आप भी विंडोज़ को इंस्टॉल करने का मुकम्मल और प्रॉपर प्रोसीजर जानना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं कि विंडोज़ 10 को कैसे इंस्टॉल किया जाता है? तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने ना सिर्फ विंडो को इंस्टॉल करना सिखाया है बल्कि शुरू से लेके आखिर तक का सारा प्रोसेस बताया और सिखाया है। एंड ट्रस्ट मी, आपको पूरा इंटरनेट के ऊपर विंडो की इंस्टॉलेशन से रिलेटेड इससे ज़्यादा डिटेल वीडियो नहीं मिलेगी। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर बगैर किसी परेशानी के विंडोज़ को इंस्टॉल कर पाएंगे। अगर मैं आपको ना सिखा पाऊँ तो इस वीडियो को डिसलाइक करना, और अगर सिखा दूँ तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। Assalamu alaikum everyone, my name is Mohammad Yusuf Ali and you are watching the channel SG Master। वीडियो के लंबे होने की वजह से उसे 3 चैप्टर्स में तकसीम किया गया है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर टाइमलाइन के लिंक भी दिए गए हैं ताकि आप इस वीडियो का जो भी हिस्सा देखना चाहें वही हिस्सा देखें। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ऑनलाइन ही देखें। विंडोज़ को इंस्टॉल करने के लिए आपको विंडो की एक बूटेबल यूएसबी की ज़रूरत होगी और इस यूएसबी को बनाने के लिए आपको 3 मज़ीद चीज़ों की ज़रूरत होगी, जिनमें एक यूएसबी, विंडो 10 की ISO फाइल और रफस सॉफ्टवेयर शामिल हैं। अगर यूएसबी की बात करें तो आपको एक 8 GB या उससे ज़्यादा की यूएसबी चाहिए। इस वीडियो के लिए मैं अपनी 32 GB यूएसबी को इस्तेमाल में लाऊंगा। और जहाँ तक बात आती है विंडो 10 की ISO फाइल या इमेज फाइल की, तो हो सकता है आप में से बहुत से लोग पहले से ही उसे अपने रिसोर्सेज के मुताबिक डाउनलोड करके या किसी रिटेलर शॉप से परचेज करके बैठे हों। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट से विंडो 10 की लेटेस्ट ISO फाइल को डाउनलोड करेंगे और मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप भी इस वीडियो को फॉलो करते हुए माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से ही विंडो 10 की अपडेटेड इमेज फाइल को डाउनलोड करें। अब इस इमेज फाइल को डाउनलोड करने के भी 2 तरीके हैं। पहले तरीके में माइक्रोसॉफ्ट का मीडिया क्रिएशन टूल हमारे लिए इसे डाउनलोड करेगा और दूसरे तरीके में हम खुद उसे डाउनलोड करेंगे। आप इनमें से किसी भी तरीके को फॉलो कर सकते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको वार्न करता चलूँ कि इस फाइल को डाउनलोड करने में 5 से 6 GB डेटा जाएगा। तो आप में से वो लोग जिनके पास अनलिमिटेड ब्रॉडबैंड की सहूलत मौजूद नहीं है वो ये बात अपने जहन में बिठा लें। सबसे पहले अपने किसी भी इंटरनेट सर्च ब्राउज़र को ओपन करें। इस वीडियो में मैं गूगल क्रोम का इस्तेमाल करूंगा। ओपन करने के बाद सर्च बार में टाइप करें डाउनलोड विंडो 10 एंड देन प्रेस द एंटर। और जब रिजल्ट शो हो तो सबसे टॉप पर आप माइक्रोसॉफ्ट की ही वेबसाइट को पाएंगे, जैसा कि आप इस वीडियो में भी देख रहे हैं। माउस से क्लिक करके उसे ओपन करें। इसके ओपन होते ही आपको 2 मेन बटन नजर आएंगे। एक पे लिखा होगा अपडेट नाउ और दूसरे पे लिखा होगा डाउनलोड टूल नाउ। आपने डाउनलोड टूल नाउ पर क्लिक करना है और फिर इसके बाद तकरीबन 20 MB की एक फ़ाइल डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी और ये फ़ाइल दरअसल माइक्रोसॉफ्ट का मीडिया क्रिएशन टूल है। जब ये डाउनलोड हो जाए तो आप वहाँ पे जाएं जहाँ पे आपने इसे डाउनलोड किया है और उसे डबल क्लिक करके ओपन करें और अगर परमिशन मांगे तो यस पे क्लिक कर दें। ओपन होने के बाद कुछ देर तक लोडिंग होती रहेगी। और फिर इसके बाद लाइसेंस टर्म्स वगैरह आएंगे और अगर आपके पास वक्त हो तो ये पढ़ लीजिएगा, नहीं तो एक्सेप्ट करके आगे बढ़िए। फिर कुछ लोडिंग होगी। इसके बाद एक और विंडो आएगी जो कि आपसे पूछेगी व्हाट डू यू वांट टू डू, और साथ ही नीचे 2 ऑप्शन दिए गए होंगे। आपने पहले ऑप्शन को छोड़ के जो कि अपग्रेड दिस पीसी नाउ होगा और दूसरे पर क्लिक करना है जो कि होगा क्रिएट इंस्टॉलेशन मीडिया फॉर अनदर पीसी और फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद ये आपसे लैंग्वेज, आर्किटेक्चर और एडिशन वगैरह कंफर्म करवाएगा। अगर आप यूज द रिकमेंडेड ऑप्शंस फॉर दिस पीसी को अनमार्क कर देते हैं तो आप इनको अपने मुताबिक कस्टमाइज भी कर सकते हैं। लैंग्वेज और एडिशन के अलावा आर्किटेक्चर के अंदर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 64 बिट को ही रहने दें, क्योंकि अगर आप एटलीस्ट एक 10 से 12 साल पुराना लैपटॉप या पीसी भी यूज़ करें तो वो भी 64 बिट आर्किटेक्चर पर बेस होगा। इसके अलावा ये भी कि अगर आप 64 की बजाय 32 बिट को चूज़ करते हैं तो हो सकता है बहुत से प्रोग्राम आपके विंडोज़ पर ना चलें। इन सब ऑप्शंस को चेक करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर दें और फिर इसके बाद आपके सामने 2 बहुत अहम ऑप्शन आएंगे। पहले ऑप्शन के मुताबिक आपको एक 8 GB की मिनिमम यूएसबी अपने पीसी या लैपटॉप के अंदर लगा के रखनी है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का मीडिया क्रिएशन टूल डायरेक्टली आपकी यूएसबी के अंदर विंडो 10 को डाउनलोड करके उसे खुद ही बूटेबल बना देगा। जबकि दूसरे ऑप्शन के मुताबिक हम विंडो 10 की इमेज फाइल को डाउनलोड करेंगे और खुद इसकी मदद से बूटेबल यूएसबी बनाएंगे। मैं नीचे वाले ऑप्शन को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, लेकिन फिर भी फैसला आपका है कि आप डायरेक्टली बूटेबल यूएसबी बनाना चाहते हैं या इमेज फाइल को डाउनलोड करके
के बाद में खुद रफस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके एक बूटेबल यूएसबी बनाएंगे। आई विल चूज द सेकंड ऑप्शन एंड देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद वो आपसे पाथ पूछेगा कि कहाँ इस इमेज फाइल को सेव करना है। आप कोई भी पाथ चूज कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इस वीडियो के लिए मैं डेस्कटॉप को चूज करूंगा और सेव पर क्लिक कर दूंगा। इसके बाद आपकी विंडो 10 की ISO या इमेज फाइल डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। ये तकरीबन 5 से 6 GB तक की होगी और अब ये टोटली डिपेंड करता है आपकी नेट स्पीड पर। अब आप में से वो लोग जो मीडिया क्रिएशन टूल के थ्रू इस इमेज फाइल को डाउनलोड नहीं करना चाहते और चाहते होंगे कि आप इसे IDM यानी इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर के थ्रू डाउनलोड करें, तो आप लोग भी बिल्कुल फिक्र ना करें। हालांकि ये तरीका थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, बट डोंट वरी। सबसे पहले अपना वेब ब्राउजर खोलें और ठीक उसी पेज पे जाएं जहां से पहले हमने मीडिया क्रिएशन टूल को डाउनलोड किया था। मैं इस वेब पेज का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा ताकि आप सिर्फ एक क्लिक से डायरेक्टली माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट के इस पेज तक पहुंच सकें। अब आपने पहले की तरह डाउनलोड टूल नाउ पर क्लिक नहीं करना, बल्कि इसके बरअक्स आपने माउस से राइट क्लिक करना है और फिर सबसे आखिरी ऑप्शन इंस्पेक्ट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो बहुत से कोड वगैरह इस वेबसाइट से मुतालिक खुल आएंगे। आपने ख्वाह किसी ऑप्शन को नहीं छेड़ना और ऊपर ही एक छोटा सा आइकन बना होगा जैसे कि इस वीडियो में भी नजर आ रहा है। अब जैसे ही अपने माउस और कर्सर इसके ऊपर लेके जाएंगे तो टॉगल डिवाइस टूल बार लिखा हुआ आएगा। आपने इसी आइकन के ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी विंडो कुछ तब्दील होगी। अब आपने और कुछ नहीं करना, बस ऊपर दिए गए डिवाइसेस में से कोई सा भी आईफोन या एप्पल का डिवाइस सेलेक्ट करना है। जैसे मेरे केस के अंदर सिर्फ आईफोन X ही आ रहा है तो मैं इस पर क्लिक करूंगा और फिर इसके बाद ऊपर से रिफ्रेश या रिलोड के आइकन पे क्लिक कर दूंगा। जब ये पेज दोबारा रीलोड होगा तो इसमें कुछ चेंजेस होंगी। अब आप इन टूल्स वगैरह को क्लोज कर दें तो आपकी विंडो दोबारा नॉर्मल हो जाएगी। अब ये वेब पेज डाउनलोड टूल नाउ वाले बटन की बजाय सिलेक्ट एडिशन का कह रहा है, तो आप विंडो 10 को सिलेक्ट करके कंफर्म कर दें और फिर इसके बाद वो आपसे लैंग्वेज पूछेंगे, तो ऑफ कोर्स आप इंग्लिश को सिलेक्ट करके कंफर्म पे क्लिक कर दें। इसके बाद वो आपसे आर्किटेक्चर पूछेगा जो कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, तो आप बगैर सोचे 64 बिट पे क्लिक कर दें। इसके बाद आपकी विंडो 10 की ISO या इमेज फाइल डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी जो कि अराउंड 5.5 GB की होगी। अब आपको सिर्फ इंतजार करना है। अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली रिक्वायरमेंट के ऊपर जो कि रफस सॉफ्टवेयर है। ये एक बिल्कुल फ्री सॉफ्टवेयर है और इसी के इस्तेमाल से हम एक बूटेबल USB बनाएंगे। इसे डाउनलोड करना बहुत आसान है, बस अपना सर्च ब्राउजर ओपन करें और सर्च बार में डाउनलोड रफस टाइप करें एंड देन प्रेस द एंटर। सबसे टॉप पे ही आपको रफस की ऑफिशियल वेबसाइट नजर आएगी, इसको क्लिक करके ओपन करें। जब ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी तो थोड़ा ही नीचे एक डाउनलोड लिंक दिया होगा, इस पे क्लिक करें और ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। अब चूंकि हमने हर चीज़ डाउनलोड कर ली है तो बस अब हमें विंडो की बूटेबल USB बनानी है, जो कि बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। सबसे पहले अगर आपने अभी तक अपनी USB या पेन ड्राइव को प्लग इन नहीं किया तो जल्दी से उसे अपने PC या लैपटॉप के पोर्ट में लगाएं। फिर रफस सॉफ्टवेयर को डबल क्लिक करके ओपन करें। अगर परमिशन मांगे तो येस पे क्लिक करें। जब ये ओपन हो जाएगा तो इसका कुछ ऐसा सिंपल सा डिस्प्ले होगा। सबसे पहले डिवाइसेस में अपनी USB को सिलेक्ट करना है और फिर इसके बाद अपनी विंडो की ISO फाइल को भी सिलेक्ट करना है, जिसके लिए सिलेक्ट पर क्लिक करें और फिर उसी लोकेशन पर जाएं जहां आपने विंडो की इमेज फाइल को डाउनलोड और सेव किया था। जैसे कि हमने डेस्कटॉप पर सेव किया था तो मैं डेस्कटॉप को चूज करके इस इमेज फाइल को सिलेक्ट कर लेता हूं और ओपन पर क्लिक करता हूं। अब इसके बाद और किसी ऑप्शन को छेड़ने की जरूरत नहीं है सिवाय पार्टीशन स्कीम के। पार्टीशन स्कीम में आप GBT की बजाय MBR को चूज कर लें। अब मैं आपको ऐसा करने का क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मेरे मुताबिक GBT पार्टीशन स्कीम हर मदरबोर्ड के साथ कंपेटेबल नहीं होती है, तो बेहतर है आप पहले से ही अपना काम आसान करते हुए आगे बढ़ें। बस इसके बाद अब आपको कुछ नहीं करना और स्टार्ट पे क्लिक कर देना है, जिसके बाद वो आपको वार्निंग देगा कि USB के अंदर का सारा डेटा इरेज कर दिया जाएगा। तो अगर आपके USB के अंदर कोई काम का डेटा है तो इसका जल्दी से बैकअप ले लें, वरना ओके पे क्लिक कर दें। इसके बाद आपकी बूटेबल USB बनना शुरू हो जाएगी और ये प्रोसेस बमुश्किल 10 से 15 मिनट लेता है। जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाए तो क्लोज पर क्लिक करें और अपनी USB को एक बार निकाल के दोबारा पोर्ट के अंदर प्लग इन करें और इस बार आप देखेंगे कि USB के नाम के साथ साथ इसका आइकन भी चेंज हो गया है और अब हमारी USB तैयार है और इसे हम विंडोज इंस्टॉलेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी के साथ हमारे इस वीडियो का चैप्टर नंबर 1 इख्तिताम को पहुंचता है।
वेलकम टू द सेकंड चैप्टर ऑफ दिस वीडियो। आगे बढ़ने से पहले कुछ चीज़ों को जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा। जैसे आमतौर पर अगर आप अपने पीसी या लैपटॉप को ऑन करते हैं तो नॉर्मली उसी हार्ड डिस्क या एसएसडी से बूट होता है जहां पर आपके ऑलरेडी विंडोज़ इंस्टॉल हो। तो हमें इसी चीज़ को तब्दील करना है क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा पीसी या लैपटॉप किसी और स्टोरेज डिवाइस की बजाय हमारी बूटेबल यूएसबी से स्टार्ट हो, क्योंकि तभी तो हम विंडोज़ को इंस्टॉल कर पाएंगे। और इसी चीज़ को तब्दील करने के लिए आपको अपने पीसी या लैपटॉप की बूट मेन्यू की का पता होना चाहिए। डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स की बूट मेन्यू की आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मेरा मदरबोर्ड एसुस का है तो मेरी बूट मेन्यू की F8 है। अब आपकी जो भी बूट मेन्यू की है उसे याद रखें और आप अपने पीसी या लैपटॉप को रीस्टार्ट करें या फिर शट डाउन करके दोबारा खुद उसे स्टार्ट करें। अब जैसे ही दोबारा ऑन होने लगे आपने अपनी बूट मेन्यू की रिपीटेडली दबाते रहना है। जैसे मेरे केस में बूट मेन्यू की F8 है तो मैं F8 को लगातार दबाता रहूंगा यहाँ तक कि बूट मेन्यू ना आ जाए। और अमूमन हमारा पीसी या लैपटॉप उसी डिवाइस से बूट होता है जहाँ पे ऑलरेडी विंडोज इंस्टॉल हो। जैसा कि आप इस बूट मेन्यू में भी देख रहे हैं कि अवलीन प्रायोरिटी उसने मेरी एसएसडी को दी है क्योंकि मेरी ऑलरेडी वर्किंग विंडोज इसी में इंस्टॉल है। अब आपने इसी को तब्दील करना है जिसके लिए इस बूट मेन्यू के अंदर वो आपको अपनी बूटेबल यूएसबी का नाम भी दिखा रहा होगा। जैसे कि मेरे केस में ये AI मास स्टोरेज के नाम से एक डिवाइस दिखा रहा है और मुझे अच्छी तरह पता है कि ये मेरी बूटेबल यूएसबी का नाम है। और बस फिर आप अपने कीबोर्ड की एरो की से अपनी यूएसबी को हाईलाइट करें और एंटर प्रेस करते हैं। इसके बाद आपको कंप्यूटर आपकी यूएसबी से बूट होना शुरू हो जाएगा। फिर इसके फौरन बाद एक विंडो आएगी जिस पे लिखा होगा प्रेस एनी की टू बूट फ्रॉम यूएसबी और आगे कुछ डॉट्स बने हुए आ रहे होंगे। तो आपने बहुत जल्दी कोई भी की प्रेस करनी है। अगर आप जल्दी नहीं करते तो आपका पीसी या लैपटॉप फिर से नॉर्मल तरीके से अपनी ऑलरेडी इंस्टॉल विंडो से बूट होना शुरू हो जाएगा, जो कि आप नहीं चाहेंगे। अब जैसे ही की प्रेस कर लेते हैं तो फिर आपको थोड़ा सा इंतजार करना है। फिर एक स्क्रीन आएगी that contains some of the options including the language, time, keyboard, etc. You have to choose next to proceed further. फिर आपने इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है और फिर सेटअप स्टार्टिंग लिखा हुआ आ जाएगा। फिर एक्टिवेट विंडोज नाम की एक स्क्रीन आएगी और ये आपसे विंडोज को एक्टिवेट करने के लिए प्रोडक्ट की मांगेगी। अगर आपने की खरीद रखी है तो आप यहीं पे पुट कर सकते हैं या फिर आप विंडोज की इंस्टॉलेशन के बाद भी पुट करके विंडोज को एक्टिवेट कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई की नहीं है तो दैट्स ओके, क्योंकि विंडोज एक्टिवेट न भी हो तो आप फिर भी बगैर किसी परेशानी के इसे इस्तेमाल कर पाएंगे। अगर आप खरीदना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको एक वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा जहां से आप विंडोज 10 की OEM की सस्ते में खरीद सकते हैं। अगर आपके पास कीज़ हैं तो पुट कर दें, अगर नहीं है तो आई डोंट हैव अ प्रोडक्ट की पे क्लिक करें। फिर ये आपसे ऑपरेटिंग सिस्टम पूछेगा दैट यू वांट टू इंस्टॉल। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप विंडोज़ 10 प्रो या होम में से सिलेक्ट कर ले। जैसे मैं विंडोज़ 10 प्रो को ही सिलेक्ट करूँगा, लेकिन आप देखेंगे कि दो किस्म के विंडोज 10 प्रो होंगे, एक एन वाला वर्जन और दूसरा बगैर एन वाला वर्जन। तो आप विंडोज 10 प्रो बगैर एन वाले को ही सिलेक्ट करें। ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करें और फिर कुछ लाइसेंस टर्म्स वगैरह आएंगे तो आप आई एक्सेप्ट द लाइसेंस टर्म्स को चेक कर दें और नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। इसके बाद वो आपसे इंस्टॉलेशन टाइप पूछेंगे तो आपने पहला ऑप्शन जो कि अपग्रेड वाला होगा उसे छोड़ना है, क्योंकि हमने अपग्रेड तो करना नहीं है बल्कि फ्रेश इंस्टॉल करना है। और दूसरी बात ये भी कि अपग्रेड के लिए आपकी विंडोज को रनिंग होना जरूरी है। जैसा कि मैं अपग्रेड पे क्लिक भी कर दूं तो वो मुझे यही कहेगा कि वर्किंग विंडोज से ही आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस ऑप्शन को आप बिल्कुल छोड़ें और कस्टम इंस्टॉलेशन वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करें। इसके बाद वो आपको सारी हार्ड ड्राइव्स और एसएसडी और मुख्तलिफ पार्टीशन वगैरह शो करेगा। अब हो सकता है कि आपने एक से ज़्यादा स्टोरेज डिवाइस लगा रखी हो, या हो सकता है आपने एक ही डिवाइस के 3-4 पार्टीशन CD, E वगैरह की सूरत में बना रखे हों, तो ये सब कुछ यहीं पे शो हो रहा होगा। अब मेरे केस में तो सिर्फ एक ही एसएसडी लगी हुई है और इसकी भी सिर्फ एक ही पार्टीशन की हुई है, जो कि आपको वीडियो में भी तकरीबन 67 GB की प्राइमरी पार्टीशन की सूरत में नज़र आ रही होगी। और अब मसला ये है कि विंडोज़ को इंस्टॉल कहाँ करना है। अब इसमें आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो आप सिर्फ अपनी पिछली विंडोज़ वाली पार्टीशन को डिलीट करें या फिर आप सारी पार्टीशन वगैरह को डिलीट करके दोबारा नए सिरे से पार्टीशन बनाएं। और मैं भी आपको यही रिकमेंड करूंगा कि क्लीन विंडो इंस्टॉलेशन के लिए सारी पार्टीशन वगैरह को डिलीट करें और दोबारा अपने मुताबिक पार्टीशन बनाएं। अब सबसे पहले आपने जो काम करना है वो अपनी पिछली विंडो की प्राइमरी पार्टीशन को क्लिक करके हाईलाइट करना है और उसे क्लिक करते ही अगर आपको MBR और GPT पार्टीशन स्कीम से रिलेटेड कोई भी एरर नीचे शो होता है तो अब आपके पास कोई चारा नहीं है सिवाय इसके कि आप सारी की सारी पार्टीशन वगैरह को डिलीट करें। और याद रखें कि पार्टीशन को जब भी आप डिलीट वगैरह करेंगे तो इसके अंदर का सारा डेटा जाएगा।
अगर आपके लिए वो डेटा काम का है तो इस इंस्टॉलेशन को कैंसिल करके पहले अपने डेटे का बैकअप जरूर ले लें। बल्कि मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि विंडो के साथ कुछ भी छेड़छाड़ करने से पहले अपने डेटे का बैकअप जरूर ले लिया करें। अगर आपको इस तरह का कोई भी एरर नहीं आता तब तो आप सिर्फ सी पार्टीशन को डिलीट या फॉर्मेट करके इसमें विंडोज को इंस्टॉल कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि पिछली पार्टीशन को डिलीट करके नई पार्टीशन कैसे बनाते हैं। सबसे पहले ये सिस्टम की जो एक्स्ट्रा पार्टीशन वगैरह बनी होगी इन पे क्लिक करें और नीचे डिलीट वाले बटन पे क्लिक करें और ओके कर दें। जब आप इन एक्स्ट्रा पार्टीशन वगैरह को डिलीट कर लें तो ये आपके सामने अनएलोकेटेड स्पेस की सूरत में आ जाएंगी। इसके बाद आप वो पार्टीशन भी डिलीट करें जहां पिछली विंडोज इंस्टॉल है। अब नई पार्टीशन बनाने के लिए आप अनएलोकेटेड स्पेस के ऊपर क्लिक करें और नीचे से न्यू वाले बटन पे क्लिक करें और फिर ये आपसे साइज पूछेगा कि कितने साइज की पार्टीशन हो और ये साइज MB में पूछेगा और आपको ये पता होना चाहिए कि 1024 MB 1 GB के इक्वल होता है। तो आप थोड़ा सा कैलकुलेशन वगैरह कर लेना। अब इस अनएलोकेटेड स्पेस के आप जितने चाहें उतने पार्टीशन बना सकते हैं। जैसे मुझे तो सिर्फ एक ही पार्टीशन बनाना है तो जितना भी वो मुझे MBs में मैक्सिमम साइज दिखा रहा है मैं उसे अप्लाई कर दूंगा और जैसे ही अप्लाई पे क्लिक करूंगा तो वो मुझे मैसेज देगा कि विंडो के सही काम करने के लिए हम कुछ एडिशनल पार्टीशंस भी बनाएंगे। तो आप ओके पे क्लिक कर दें और आप देखेंगे कि पार्टीशन तो एक बनाया था लेकिन ये तो एक से ज़्यादा हैं। ये एक्स्ट्रा पार्टीशन दरअसल सिस्टम फाइल्स वगैरह के लिए होते हैं और इन पार्टीशन में से जो प्राइमरी पार्टीशन होगा वही आपके काम का होगा। और अब आपके पास अगर और भी अनएलोकेटेड स्पेस बची है तो आप उनकी भी अपनी मर्जी के साइज के मुताबिक पार्टीशंस बना दें। अब जहां पे भी विंडोज़ को इंस्टॉल करना है इस पार्टीशन पे क्लिक करें। जैसे मैं विंडोज़ को पार्टीशन नंबर 2 में इंस्टॉल करना चाहता हूं तो मैं उसे सेलेक्ट करूंगा और नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। अब आप आराम से बैठ जाएं क्योंकि विंडोज़ खुद ब खुद कुछ देर तक इंस्टॉल होती रहेगी और ये प्रोसेस कुछ वक्त लेता है। डिपेंड करता है कि आप हार्ड डिस्क पे इंस्टॉल कर रहे हैं या SSD पे। SSD पे विंडोज़ थोड़ी जल्दी इंस्टॉल हो जाती है बनिस्बत हार्ड डिस्क के। इस प्रोसेस के दौरान विंडो का सेटअप आपकी PC या लैपटॉप को रीस्टार्ट भी करेगा और हो सकता है कि एक बार नहीं शायद 2-3 बार रीस्टार्ट करे, लेकिन आपको फिक्र करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब ये आपसे आपका रीजन पूछ रहे हैं तो जैसे मैं पाकिस्तान में रहता हूं तो मैं पाकिस्तान को ढूंढ कर सेलेक्ट करूंगा और यस पे क्लिक कर दूंगा। फिर आपसे कीबोर्ड लेआउट पूछा जाएगा और सामने US इंग्लिश लिखा हुआ आ रहा होगा तो आप इसी को रहने दें और यस पे क्लिक करें। जिसके बाद वो आपसे पूछेंगे कि आपको दूसरा कीबोर्ड लेआउट चाहिए तो अगर आप चाहें तो एक और लेआउट भी सिलेक्ट कर सकते हैं जिसकी मोस्ट ऑफ द केसेस में ज़रूरत नहीं होती है। अब जैसे मुझे ज़रूरत नहीं है तो मैं स्किप पे क्लिक कर दूंगा। फिर ये आपको इंटरनेट से कनेक्ट करेगा। तो अगर आपके पास वाईफाई या लैंड कनेक्शन मौजूद है तो आप बस सिंपली हर बार की तरह यहाँ पर भी पासवर्ड पुट करके कनेक्ट हो जाएं। लेकिन मैं इस वक्त इंटरनेट से कनेक्ट नहीं होना चाहता तो मैं नीचे आई डोंट हैव इंटरनेट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा। फिर वो आपको बहुत सारे फीचर्स वगैरह दिखाएगा और इन फीचर्स के लिए आपको इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत है। अब जैसे मैंने इंटरनेट से कनेक्ट नहीं किया तो मैं कंटिन्यू विद लिमिटेड सेटअप पे क्लिक करूँगा। फिर वो आपसे आपका नाम पूछेगा यानी कौन इस PC या लैपटॉप को यूज़ करने वाला है इसका नाम बताएं। तो यहाँ मैं अपना ही नाम लिख दूंगा और नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। फिर आपसे पासवर्ड पूछा जाएगा तो अगर आप अपने PC या लैपटॉप की सिक्योरिटी के लिए पासवर्ड रखना चाहते हैं तो यहाँ पे पासवर्ड पुट कर दें। अब मैं तो पासवर्ड नहीं डालना चाहता तो मैं इस पासवर्ड वाले बॉक्स को खाली रहने देता हूँ और नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। नोट करने वाली बात यह है कि अगर आप शुरू में इंटरनेट से कनेक्ट हो जाते और माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट जो आपने पहले से बनाया होता है इसमें साइन इन कर लेते हैं तो आपके माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट का जो भी पासवर्ड होता तो ऑटोमेटिकली विंडोज वही पासवर्ड यहाँ पे लगा देती और आप जब भी अपना PC या लैपटॉप को दोबारा ऑन करते तो आपको माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट पे साइन इन करना पड़ता। खैर इन सब चीज़ों के बाद वो आपसे कुछ प्राइवेसी सेटिंग पूछ रहा है तो आप अगर इनमें से कोई ऑप्शन अपने मुताबिक बंद करना चाहते हैं तो अभी बंद कर दें। जैसे मैं हर उस ऑप्शन को बंद कर रहा हूँ जिससे माइक्रोसॉफ्ट को मेरा डेटा भेजा जाए। तो आप इन सब चीज़ों को पढ़कर अपने मुताबिक ऑन या ऑफ कर सकते हैं। ये सब करने के बाद एक्सेप्ट पे क्लिक करें। फिर ये आपसे एक्टिविटी हिस्ट्री पूछेंगे कि अच्छे एक्सपीरियंस के लिए आपकी एक्टिविटी का डेटा माइक्रोसॉफ्ट को भेजा जाएगा। अब जैसे मुझे ये भी नहीं चाहिए तो मैं नो पे क्लिक कर दूंगा और अब आपकी विंडोज़ फाइनल हो चुकी है और अब कुछ देर तक अच्छे अच्छे डायलॉग लिखे हुए आएंगे और स्क्रीन का रंग भी तब्दील होता रहेगा और फिर कुछ देर के बाद डेस्कटॉप भी आ जाएगा।
ओके, तो अब हमारी विंडोज़ पूरी तरह इंस्टॉल हो गई है, लेकिन अब हमें थोड़ी सी कस्टमाइजेशन करनी है, जिसमें सबसे पहले हम अपने मेन दिस पीसी वाले आइकन को डेस्कटॉप पे शो करेंगे। जिसके लिए सबसे पहले माउस से राइट क्लिक करें और पर्सनलाइज पे क्लिक करें और फिर थीम्स में जाए और सबसे नीचे रिलेटेड सेटिंग्स में डेस्कटॉप आइकन सेटिंग होगा, इस पे क्लिक करें और जो आइकन भी आप डेस्कटॉप पे शो कराना चाहते हैं उसे चेक करते जाएं और फिर ओके पे क्लिक करें। इसके बाद मोस्टली लोगों को जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है वो ड्राइव्स का होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने काफ़ी सारी पार्टीशन बनाई थी और अब वो शो तो हो रही है लेकिन आप उन्हें यूज़ नहीं कर पा रहे या बिल्कुल शो ही नहीं हो रही, तो इन सब का हल आपको डिस्क मैनेजमेंट में मिलेगा। डिस्क मैनेजमेंट में जाने के लिए आप दिस पीसी वाले आइकॉन पे राइट क्लिक करें और फिर मैनेज पे क्लिक करें और फिर डिस्क मैनेजमेंट के ऊपर क्लिक करें। इसके बाद जितनी भी स्टोरेज डिवाइस आपके पीसी या लैपटॉप के साथ अटैच होंगी वो सारी आपको यहीं पे शो हो रही होंगी। अब आप यहाँ से भी हर डिस्क या हर पार्टीशन को काफ़ी हद तक कस्टमाइज कर सकते हैं। जिस पर्टिकुलर पार्टीशन के अंदर आपको मसला आ रहा है उस पर राइट क्लिक करें और फॉर्मेट पे क्लिक करके उसे फॉर्मेट कर दें। इसके अलावा अगर आप किसी ड्राइव का लेटर भी तब्दील करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। अब जैसे अगर मैं अपनी सी ड्राइव का लेटर चेंज करना चाहता हूं तो इस पर राइट क्लिक करूंगा, इसके बाद चेंज ड्राइव लेटर एंड पास पे क्लिक करूंगा और फिर चेंज पे क्लिक कर दूंगा और तमाम अवेलेबल ड्राइव लेटर आ जाएंगे। तो अगर आप चाहें तो इनमें से कोई भी लेटर अपने ड्राइव के लिए असाइन कर सकते हैं। मैं तो चेंज नहीं करना चाहता तो मैं कैंसिल पे क्लिक कर दूंगा। ओके एवरीवन, अब आपका पीसी या लैपटॉप तकरीबन तैयार हैं, लेकिन मुकम्मल तैयार नहीं है क्योंकि अभी तक ना तो हमने इनमें ड्राइवर इंस्टॉल किया है और ना ही अपने रोज़मर्रा के इस्तेमाल के सॉफ्टवेयर वगैरह। इन सब चीज़ों को हम कैसे प्रॉपरली डाउनलोड और इंस्टॉल करते हैं इसके बारे में हम अगले चैप्टर में बात करेंगे। वेलकम बैक एवरीवन। पिछले चैप्टर के अंदर हमने प्रॉपरली विंडोज़ को इंस्टॉल किया था, लेकिन अभी भी हमारा पीसी मुकम्मल तौर पे इस्तेमाल के लिए तैयार नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे आप कोई वीडियो लगाते हैं, ये नॉर्मली अपनी डिवाइस को यूज़ करते हैं तो हो सकता है आपको लेगी सा फील होता हो या फिर आपके स्क्रीन के डिस्प्ले में कोई भी मसला आ रहा है। जैसे मेरे केस में डिस्प्ले रेजोल्यूशन का मसला आ रहा है। अब मुझे पता है कि मेरा मॉनिटर 1080x1920 पिक्सल रेजोल्यूशन वाला है, लेकिन इन दिए गए रेजोल्यूशंस के अंदर ये रेजोल्यूशन ही नहीं है। ये सारे मसले दरअसल डिस्प्ले ड्राइवर्स के हैं और इस मसले को हल करने के लिए हमें ड्राइवर्स इंस्टॉल करने पड़ेंगे। अगर आपके पीसी या लैपटॉप के अंदर ग्राफिक्स कार्ड लगा हुआ है तो आप इसी ग्राफिक्स कार्ड का ड्राइवर डाउनलोड और इंस्टॉल करें और मसला हल हो जाएगा। जैसे अगर आपने एनवीडिया का जीपीयू यानी ग्राफिक्स कार्ड लगा रखा है तो आप एनवीडिया की वेबसाइट पे जाएं और ग्राफिक्स कार्ड की डिटेल पुट करके ड्राइवर्स डाउनलोड करें और फिर उसे इंस्टॉल कर लें। अगर AMD का ग्राफिक्स कार्ड आपके डिवाइस में लगा हुआ है तो आप AMD रेडियन की वेबसाइट पे जाएं और वहां से अपने ग्राफिक्स कार्ड के मुताबिक ड्राइवर्स डाउनलोड करें और इंस्टॉल करें। मैं इन दोनों वेबसाइट के डाउनलोड पेज का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। अब आप में से वो लोग जिनके डिवाइस में कोई ग्राफिक्स कार्ड नहीं लगा हुआ है, अगर आप इस बात पे कंफ्यूज हैं कि आपके पीसी या लैपटॉप में ग्राफिक्स कार्ड लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं क्योंकि 90% चांस है कि आप भी उन्हीं लोगों में से हैं। अब सबसे पहले आपको अपने प्रोसेसर के iGPU यानी इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स का नाम पता होना चाहिए। जैसे मुझे पता है कि मेरे प्रोसेसर का नाम i5-2400 है और उसके साथ Intel HD 2000 ग्राफिक्स होते हैं। तो मैं अपना इंटरनेट सर्च ब्राउजर ओपन करूंगा और सर्च में डाउनलोड Intel HD 2000 लिखकर सर्च करूंगा और सामने ही इंटेल के डाउनलोड सेंटर नाम की एक वेबसाइट आ जाएगी और उसे ओपन करने के बाद नीचे बहुत सारे ड्राइवर्स आ जाएंगे। अगर आपको अपने प्रोसेसर और इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स के बारे में पता नहीं है कि कौन से हैं और उनका क्या नाम है तो आप ये बिल्कुल फिक्र ना करें। डेस्कटॉप से दिस पीसी वाले आइकॉन पे राइट क्लिक करें और प्रॉपर्टीज को सिलेक्ट करें। यहाँ से अपने प्रोसेसर का नाम पढ़ लें और इंटरनेट ब्राउजर ओपन करके सर्च बार में अपने प्रोसेसर के नाम के साथ साथ ड्राइवर्स डाउनलोड लिख कर सर्च करें। जैसे मैं i5-2400 के साथ डाउनलोड ड्राइवर्स लिख कर सर्च करूं तो ये भी मुझे उसी वेब पेज पे ले जाएगा जहां पे अभी हम थे। और इस वेबसाइट को ओपन करने के बाद नीचे बहुत सारे ड्राइवर्स आ जाएंगे। तो आप अपने विंडोज़ के मुताबिक डिस्प्ले ड्राइवर्स पे क्लिक करें और फिर लेफ्ट साइड पे डाउनलोड के बटन आ जाएंगे। आप पहले वाले डाउनलोड बटन पे क्लिक करें और ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। एक बार डाउनलोड हो जाए तो डबल क्लिक करके उसे ओपन करें और ये खुद ब खुद इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा।
अब आप सोच रहे होंगे कि क्यों ये सारा प्रोसेस इतना कंफ्यूजिंग हो रहा है, कोई आसान तरीका नहीं है इन ड्राइवर्स को डाउनलोड और इंस्टॉल करने का? तो यस ऑफ कोर्स एक तरीका है। आप विंडोज के सर्च बार से विंडोज अपडेट को खोलें और चेक फॉर अपडेट्स पे क्लिक करें। फिर उसके बाद विंडोज खुद ब खुद अपडेटेड ड्राइवर्स आपके हार्डवेयर के मुताबिक ढूंढेगी और खुद ब खुद उसे डाउनलोड कर लेगी। अब हो सकता है कि आपके दिमाग में ये बात आए कि पहले ये तरीका क्यों नहीं बताया। दरअसल कभी कभी ऐसा होता है कि विंडोज आपके डिवाइस के हार्डवेयर को सही से डिटेक्ट नहीं कर पाती, इसलिए मैंने आपको पहले मैन्युअली ड्राइवर्स को डाउनलोड करना बताया है। और जब ड्राइवर्स अपडेट हो जाएंगे तो आपकी डिस्प्ले से रिलेटेड तकरीबन सारे मसले हल हो जाएंगे। जैसे कि मेरे केस में डिस्प्ले रेजोल्यूशन का मसला आ रहा था, तो अब अगर मैं जाकर डिस्प्ले सेटिंग्स के अंदर डिस्प्ले रेजोल्यूशंस को चेक करूं तो मुझे बहुत सारे नए ऑप्शन मिलेंगे और उन्हीं के अंदर मैं अपनी फुल HD यानी 1920x1080p वाली रेजोल्यूशन सेलेक्ट कर लूंगा। अब आपको अपने PC या लैपटॉप को रिस्टार्ट जरूर करना है और याद रहे रिस्टार्ट करना है, शट डाउन करके दोबारा स्टार्ट नहीं करना। आपने रिस्टार्ट के ऊपर ही क्लिक करना है। अब आपको अपने PC या लैपटॉप के लिए सॉफ्टवेयर वगैरह तो चाहिए होंगे, जैसे VLC मीडिया प्लेयर, गूगल क्रोम वगैरह। तो इनको डाउनलोड करने का एक तरीका तो ये है कि आप खुद एक एक करके इन्हें डाउनलोड करें और फिर खुद अलग अलग करके इन्हें इंस्टॉल करें। लेकिन अगर आप मेरी तरह टाइम बचाना चाहते हैं देन हेड ओवर टू ए वेबसाइट नेम नाइनाइट। अपने इंटरनेट ब्राउजर के सर्च बार में नाइनाइट लिखें तो ये आपको nainite.com की वेबसाइट पे ले जाएगा और इसको ओपन करते ही आपको बहुत सारे सॉफ्टवेयर वगैरह के नाम नजर आएंगे। अब आपको वो सॉफ्टवेयर जो आपको चाहिए हो इनको चेक करते जाएं। अगर आपको समझ नहीं आ रही कि कौन से सॉफ्टवेयर मेरे काम के हैं तो कम से कम VLC, WinRAR, गूगल क्रोम और K-Lite कोडर को तो ज़रूर सिलेक्ट कीजिए। ये तो बहुत कॉमन और बार बार यूज़ होने वाले सॉफ्टवेयर हैं। इसके अलावा बाकी आपकी मर्जी है। वैसे तो रन टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, अगर आप चाहें तो उन्हें भी सिलेक्ट कर लीजिए। बाय द वे रन टाइम्स की अगर बात चल ही रही है तो आपको बताता चलूँ कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया होगा, आप उसे क्लिक करके एक फाइल डाउनलोड कर लें। ये ज़्यादा बड़ी नहीं होगी बल्कि 300 से 400 MB तक की होगी और ये फाइल दरअसल ऑल इन वन रन टाइम पैक है और इसके अंदर आपको हर किस्म के रन टाइम मिल जाएंगे और बस आपको सिर्फ एक क्लिक से तमाम को इंस्टॉल कर सकते हैं। अब जब आप ये करके डन हो जाएं तो गेट योर नाइनाइट पे क्लिक करें और एक छोटी सी फाइल डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। जब ये डाउनलोड हो जाए तो उसे डबल क्लिक करके ओपन करें और फिर ये तमाम उन सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन जो आपने सिलेक्ट की थी डाउनलोड करके खुद ही उन्हें इंस्टॉल करना शुरू कर देगा। फिर बस कुछ देर आपको आराम से बैठना है। और जब ये फिनिश हो जाए तो क्लोज पे क्लिक कर दे और अब आपका PC या लैपटॉप मुकम्मल तौर पे तैयार है। अगर कोई पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर जब यूज़ करते हैं तो वो भी अब आप इंस्टॉल करके उसे यूज़ कर सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात जो आपको बतानी थी कि हो सकता है कि आप बार बार विंडोज़ मुख्तलिफ डिवाइसेस में इंस्टॉल करते हो और आपके पास हर वक्त इंटरनेट की सहूलत मौजूद ना हो, तो इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इंटरनेट ब्राउज़र में जाएं और वहां पे ड्राइवर पैक सोल्यूशन को सर्च करें और सबसे ही ऊपर एक वेबसाइट नज़र आएगी drp.su, उसे ओपन करें और कुछ ही नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा अदर ड्राइवर पैक वर्जन और अगर आप इस पर क्लिक करते हैं ये आपको कुछ ड्राइवर पैक के वर्जन वगैरह दिखाएगा। इनमें तीसरा वाला ऑप्शन ड्राइवर पैक ऑफलाइन फुल, ये आपको डाउनलोड करना है। इस ड्राइवर पैक के अंदर आपको तमाम के तमाम ड्राइवर्स मिल जाएंगे, चाहे आपका जो भी PC या लैपटॉप यूज़ करते हो आपको इसके अंदर तमाम के तमाम ड्राइवर्स मिल जाएंगे। लेकिन ये पैक अराउंड 23 GB का है जो कि वाकई में बहुत बड़ा साइज़ है, लेकिन अगर आप उसे एक बार डाउनलोड कर लेते हैं तो हो सकता है ये आपको बहुत फ़ायदा दे। ऑलराइट एवरीवन, ये था विंडोज़ 10 को इंस्टॉल करने का मुकम्मल प्रॉपर प्रोसेस। और शायद ये वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी हो गई हो, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अब आप बगैर किसी परेशानी के किसी भी PC या लैपटॉप में विंडोज़ को इंस्टॉल कर पाएंगे। अगर आपके जहन में अभी भी कोई सवाल है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करें, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा। इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक करना ना भूलें क्योंकि डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको काफ़ी सारे लिंक्स मिलेंगे और कुछ बातें ऐसी होती है जो वीडियो के अंदर मैं नहीं बोल पाता तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे देता हूँ, तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक कर लेना। वीडियो के ठीक नीचे आप मेरे चैनल पे क्लिक करके मेरी बाकी वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हैं अगर आपको अच्छी लगे तो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक एंड शेयर करें। अगर पसंद ना आए तो डिसलाइक दबाना ना भूलें। और इतनी लंबी वीडियो देखने के बाद अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर क्या रहे हैं, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है ऐसी वीडियोस बनाने में। See you next time.